नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था ली चटलियर प्रिंसिपल के बारे में, और उस ली चटलियर प्रिंसिपल में अपन ने ये देखा था कि किस तरीके से कोई एक रिएक्शन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम वापस रीस्टैब्लिश होता है। कोई भी रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करना हो, पहले से इक्विलिब्रियम आया हुआ है और उस इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करना है, तो रीस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमारे को कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं और कौन कौन से चेंजेज आ सकते हैं और उन चेंजेस के करस्पॉन्डिंग किस तरीके से इक्विलिब्रियम बिहेव करके वापस जो है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टैब्लिश करता है। बच्चों आपको एक बात बोली थी अपन ने लॉकडाउन से पहले कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आएगा, ये कंफर्म बात है। अगर वो है तो वो आएगा, यानी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम 100% आएगा। और जब तक किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाए तब तक कभी भी रिएक्शन खुद अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन अपन ने कल पढ़ा कि जैसे ये कोई रिएक्शन है, इसके अंदर बंद पात्र में क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, बाहर से कोई फिरंगी आए और इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, कैसे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है ये हमने पढ़ा। आप वापस से दोबारा थोड़ा सा देखेंगे कि प्रेशर चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे और इसके अलावा और कई सारी चीजें चेंज करने का हम समझेंगे। इनमें से कोई भी चीज चेंज कर दी जाए और उससे ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है, तो डिस्टर्ब होने के बाद वापस से इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा इसके बारे में बच्चों अपने को पढ़ना था। और इसके बारे में जिसने एक्सप्लेन किया था उस लॉ का नाम था ली चटलियर प्रिंसिपल। और ली चटलियर ने कोई बहुत बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं बोला बच्चों, सिंपल सा फंडा उसने बोला कि आप बाहर से कोई भी चेंज करते हैं, आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चेंज करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल चेंज जब आप करते हैं तो उस एक्सटर्नल चेंज को रिएक्शन उस डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होती है कि किया गया बाहर से जो परिवर्तन है वो कैंसिल आउट हो जाता है। बच्चों अपन ने देखा कि क्या क्या एक्सटर्नल चेंजेस इस रिएक्शन के ऊपर हो सकते हैं और किस तरीके से इन एक्सटर्नल चेंजेस के बाद रिएक्शन अपने आप को वापस रीस्टैब्लिश करती है, इक्विलिब्रियम वापस कैसे एस्टैब्लिश करता है, इसके बारे में बच्चों अपन ने देखा था। चलिएगा तो फिर थोड़ा सा कल वाला रिकॉल करते हैं और फिर बात को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। सबसे पहला फैक्टर मैंने बोला कि किसी भी रिएक्शन के लिए ली चटलियर जो प्रिंसिपल है, ली चटलियर जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, और ली चटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि आप कुछ भी करो रिएक्शन उसका उल्टा करेगी और इक्विलिब्रियम को वापस एस्टैब्लिश करेगी। मैंने बोला पहला अपने को मैनेजमेंट करना था प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो प्रेशर और वॉल्यूम में हमने बोला था कि प्रेशर और वॉल्यूम को दो अलग अलग फैक्टर नहीं मानने, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। तो अगर आपके पास प्रेशर का लॉजिक है तो वॉल्यूम को तो उल्टा करके प्रेशर ही बना लेंगे। इसके लिए बच्चों कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है वॉल्यूम के लिए, क्लियर है। और प्रेशर मैनेज कैसे करना था, मैंने आपको बोला था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कर दीजिए, यानी आपको क्या करना है, गैस के मोल मैनेज करने हैं और गैस के मोल मैनेज करने से प्रेशर मैनेज हो जाएगा। यानी अगर मुझे मतलब रिएक्शन को अगर प्रेशर बढ़ाना है तो गैस के मोल बढ़ाने पड़ेंगे, अगर प्रेशर घटाना है तो गैस के मोल घटाने पड़ेंगे। ये काम हमें करना है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N करना है। कैसे करना है बच्चों देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेशर के इफेक्ट की, कल वाली बात को वापस रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज भी चला जाता होगा, आगे बढ़ जाएंगे ना, हाँ। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करें प्रेशर की। तो देखिए इसके लिए अपने को क्या करना है, कोई भी रिएक्शन आपने ली N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, आपको सबसे पहला काम क्या करना है प्रेशर मैनेज करने के लिए कि ये इस रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री है 2, 3, 1 इसको लिख दीजिएगा। और ये सारे गैस होने चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रेशर लगाने का काम केवल गैस करती है। अब आप देखेंगे इधर गैस के कितने पार्टिकल हैं, 4, इधर कितने हैं, 2। अब अपने को जब पार्टिकल्स घटाने होंगे तो रिएक्शन इधर जाएगी और पार्टिकल्स बढ़ाने होंगे तो रिएक्शन इधर आएगी।
क्यों घटाना और बढ़ाना होगा उसके लिए सब बाहर वाला डिसाइड करेगा। मान लीजिए इस रिएक्शन में बाहर से कोई फिरंगी आया और इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा के चला गया। बाहर से कोई आया और ये जिस डब्बे के अंदर रिएक्शन हो रही थी इस डब्बे को पिचका के चला गया, प्रेशर बढ़ा के चला गया। अब रिएक्शन को क्या करना है, मैंने बोला कि बाहर से जो भी चेंज हुआ है रिएक्शन अपने आप को उस दिशा में कैरी फॉरवर्ड करेगी कि किया गया चेंज कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब वो प्रेशर घटाना है, अपने को प्रेशर घटाना है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N से हमें प्रेशर घटाना है, यानी N घटाना है। तो किस डायरेक्शन में जाना है, हमें 4 से 2 की डायरेक्शन में जाना है, 4 का 2 करना है। यानी इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बच्चों अगर कोई कहे कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, बाहर से कोई फिरंगी आया और उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगले ने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब हम क्या समझेंगे, प्रेशर कम कर दिया। उसने प्रेशर कम कर दिया, हमें क्या करना है, रिएक्शन को क्या करना है, जस्ट रिवर्स ऑफ इट, इसका जस्ट उल्टा करना है। मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है। फिर से कहूंगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, प्रेशर बढ़ाना है, N बढ़ाना है, यानी उस डायरेक्शन में जाना है जिधर गैस के पार्टिकल ज्यादा हो। इधर 2 है इधर 4, तो हमें 2 का 4 करना पड़ेगा और आपकी जो रिएक्शन है बच्चों वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, उस दिशा में चली जाएगी जिधर गैस के पार्टिकल क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ बच्चों कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सिंपल नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल की डायरेक्शन में जाना है। लेकिन बच्चों अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जैसा मैंने कल बताया N2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO, कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें इधर भी गैस के 2 पार्टिकल है, इधर भी गैस के 2 पार्टिकल है, 1 1 और 2, तो इसका ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डेल्टा N जीरो वाली रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन के ऊपर प्रेशर एंड वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर एंड वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा NG जीरो वाली रिएक्शंस प्रेशर बढ़ाने से किसी भी दिशा में शिफ्ट नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों, ये अपन ने देखा। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन ने दूसरा फैक्टर देखा था कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन का तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट है। क्या बच्चों कि कोई भी रिएक्शन है ट्वाइस SO2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस SO3, ठीक है। इसमें 2 तरह के होते हैं अपने पास। कंसंट्रेशन की बात करें तो कोई एक प्रोडक्ट होगा, कोई एक रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ 2 छेड़खानी हो सकती है बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी या घटा दी, रिएक्टेंट की बढ़ा दी या घटा दी। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। प्रोडक्ट की बढ़ा दी, जैसे बाहर से कोई फिरंगी आया और SO3 मिला गया इस रिएक्शन में, रिएक्शन में SO3 मिला दिया। ली चटलियर से बचने के लिए इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर के SO3 की बढ़ी हुई अमाउंट को कम करना पड़ेगा। यानी रिएक्शन इस कंडीशन में जाएगी किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कोई आया और SO3 को कम कर गया, हमें SO3 पैदा करना है, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। सिंपल बात समझ पा रहे होंगे। अगर बात करें रिएक्टेंट बढ़ा गया, बाहर से कोई आया O2 मिला गया, O2 मिला गया मतलब क्या है बच्चों, O2 मिला गया, बाहर से कोई फिरंगी आया, पूरी रिएक्शन को दोबारा से लिख देते हैं, कोई नई रिएक्शन ले लेते हैं, PCl3 + Cl2 कन्वर्टिंग इनटू PCl5। ये कोई रिएक्शन है, बाहर से कोई फिरंगी आया और मान लीजिए Cl2 मिला गया। हमारा काम है Cl2 को कम करना। Cl2 कैसे कम होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और Cl2 कम होकर PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। और इसी तरीके से बात करें, बाहर से कोई फिरंगी आया और PCl3 को ले उड़ा, हमें PCl3 पैदा करनी है, तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, जब भी कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है
तो अगले ने जो भी किया है, एक्सटर्नल इफेक्ट ने जो भी किया है, हमें क्या करना है, उस रिएक्शन को उस दिशा में कैरी फॉरवर्ड करना है कि एक्सटर्नल इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, खत्म हो जाए, पता ही ना चले। इसमें भी बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है, क्या देखिएगा, अगर कोई रिएक्शन है, जैसे ये लूं मैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर बोलते बच्चों इसको, CaO प्लस CO2 है ना, इसको अपन ने गर्म किया, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि जो सॉलिड है और जो प्योर लिक्विड है उनका एक्टिव मास बोले तो कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट। उनकी अमाउंट कम ज्यादा करने से मैं बर्तन में CaCO3 मिला दूं या CaO हटा दूं तो इसकी अमाउंट तो चेंज हो जाएगी, बट इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है सॉलिड और प्योर लिक्विड की, क्योंकि सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन डेंसिटी होती है और डेंसिटी सब्सटेंस की मात्रा पर, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। सिंस वी कैन से कि सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई तो इसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब ही नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि जब तक इक्विलिब्रियम की किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता, और जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता वो वापस कभी भी रीस्टैब्लिश नहीं होगा। बच्चों इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट था। अगला इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों। अगला अपने पास जो इफेक्ट था अपन ने कल पढ़ लिया था, कंसंट्रेशन के बाद जो थर्ड इफेक्ट था वो अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल बच्चों। अगर बात करें, मैं चेक कर लेता हूं आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूं आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। बंद कर देते हैं, इसमें आवाज बंद करके आपके मैसेज देख सकते हैं। चलिए तो बच्चों अपन बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने आपको बोला था बच्चों, सबसे पहली बात तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको देखना है तो रिएक्शन देख के सबसे पहले इस बात का फैसला करना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसी होगी। तो इसके लिए बच्चों मैं इतनी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि एक अनपढ़ आदमी भी पता कर सकता है कोई रिएक्शन किधर एक्सोथर्मिक होगी और किधर एंडोथर्मिक होगी। बच्चों रिएक्शन में जिधर भी छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बड़ी साइज का पार्टिकल बना रहे हैं, इनको अपन ने बोला था बननकारी रिएक्शन, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। जहां छोटे पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल या बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो बनने वाली रिएक्शन ऑलवेज कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और टूटने वाली बच्चों, तोड़ने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा तो रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, एंडोथर्मिक। इसका फैसला हमने बहुत पहले ही कर लिया था कि जब भी कोई 2 या 4 पार्टिकल मिलके बड़े साइज का पार्टिकल बना रहा है तो बनने वाली रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, उसमें 6P हिंदी में बोले तो, और टूटने वाली रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी। एक तो अपने को ये फैसला करना है। दूसरा काम क्या करना है बच्चों, दूसरा काम बचपन को याद करना है। बचपन में पढ़ा था जूल का लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, बोले तो टेम्परेचर। ठीक है, हमें यहां से M और S कांस्टेंट है तो मैं बोलूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। यहां से टेम्परेचर मैनेज करना है। आपको टेम्परेचर मैनेज करना है तो हीट मैनेज करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो आपको हीट कम करनी पड़ेगी, है ना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा से अपन मैनेज करेंगे। मैनेज करना क्या है, बाहर से छेड़खानी करने वाला क्या छेड़खानी कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 तरीके से छेड़ सकता है बच्चों। या तो टेम्परेचर बढ़ा दे या टेम्परेचर कम कर दे। मतलब बाहर से कोई फिरंगी आया और इस रिएक्शन के ऊपर बर्फ का ढेला धर गया, क्या हो जाएगा, कंटेनर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बच्चों उसने तो अपनी औकात दिखा दी, उसने तो जो करना था वो कर दिया। रिएक्शन को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, कोई भी एक्सटर्नल चेंज आपने किया, रिएक्शन अपने आप को उस दिशा में कैरी फॉरवर्ड करेगी कि किया गया इफेक्ट कैंसल्ड आउट हो जाए। उसने टेम्परेचर घटा दिया, मुझे बढ़ाना है,
यहां से सिंपल बात कर लेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी बर्तन में हीट को लाना पड़ेगा। डेल्टा क्यू, हीट किस डायरेक्शन से आती है? एक्सो डायरेक्शन से। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक में, अपन टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे थे, तो ये रिएक्शन इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर बाहर से कोई आया, टेम्परेचर बढ़ा गया, उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें टेम्परेचर कम करना है बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए हमें टेम्परेचर कम करना है, मतलब ये डेल्टा थीटा घटाना है, तो हीट को घटाना पड़ेगा, यानी इस बर्तन से हीट को गायब करना पड़ेगा। और ऐसा बच्चों आप जानते हो, जब रिएक्शन एंडो डायरेक्शन में चलती है तो सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब इस कंडीशन में एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो बच्चों एज ए स्टैंडर्ड भी आप इसको हमेशा ले सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी और टेम्परेचर घटाने पर हमेशा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी। बट रटा नहीं मारने की भी जरूरत है नहीं, मुझे जो लगता है, मैं तो इतनी बात जानता हूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा थीटा से 2 सेकंड में फैसला कर लेंगे। चलिए एक रिएक्शन लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रिएक्शन ली बच्चों, अमोनियम कार्बोमेट, आपको पता है एक सॉल्ट होता है सॉलिड, इसको मैंने गर्म किया तो ये अपने पास बनता है, आपको पता है, ट्वाइस NH3 प्लस CO2, ये गैस है, ये गैस है बच्चों। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया और मुझे पता करना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। मुझे ये बताना है कि अमोनिया ज्यादा बनेगी या अमोनिया घटेगी। सिंपल है, क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें क्या करना है, यहां से आ जाओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, उसने बढ़ा दिया, लेकिन मुझे टेम्परेचर कम करना है, हीट को खाना है। अब बात करते हैं बच्चों एक्सो एंडो किधर है। देखो इधर बड़ी साइज का पार्टिकल है, मैंने बोला जिधर भी पार्टिकल टूट रहा हो एंडो है, इधर बड़ी साइज का पार्टिकल टूट के 2 छोटा बना रहा है, ये डायरेक्शन होगी आपकी एंडो और इसकी उल्टी वाली होगी एक्सोथर्मिक, ठीक। तो अगले ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, मुझे क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना मतलब बर्तन से हीट को गायब करना है, यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाना है। तो मैं आंसर बोलूंगा फॉरवर्ड शिफ्ट। आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और नए सिरे से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, ये तो हुई बात अपने पास यहां तक की टेम्परेचर के रोल की, टेम्परेचर कैसे काम करता है इस पर अपन ने बात करी। कल बच्चों मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, टेम्परेचर किस तरीके से काम करता है इसके ऊपर। एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं 2 मिनट रिलैक्स करूंगा। आप इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे कल वाला ही क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मैंने आपको बोला व्हाट हैपन एट इक्विलिब्रियम एट द टाइम इज इक्वल टू π/4 सेकेंड। मैंने बोला व्हाट हैपन्ड टू द इक्विलिब्रियम स्टेट एट π/4 सेकेंड। अब π/4 सेकेंड क्या है, आपको बच्चों एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के अंदर इधर कंसंट्रेशन है एज यूजुअल, इधर टाइम है, और आपको जो रिएक्शन दी हुई है बच्चों वो ये रिएक्शन है SO2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस SO3, और इस तरीके से ग्राफ है ये SO2 और ये आप फैसला खुद कर सकते हैं कौन SO2 होगा, कौन सा O2 होगा और कौन सा SO3 होगा। यहां पर बच्चों पहली बार इक्विलिब्रियम आया क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। ये टाइम मेरा है टाइम π/8, ओके। बट मैं इस पे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है आपसे π/4 सेकेंड पर। सो मैं ये टाइम ले लेता हूं, यहां पर मेरे पास है π/4 सेकेंड। इस π/4 सेकेंड पर क्या हुआ है ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब देखिए इसके ऊपर चेंज जो ग्राफ में आपको दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, और ये एक अनदर टाइम है
जिस पर इक्विलिब्रियम वापस एस्टेब्लिश हो गया π/3। क्वेश्चन है मेरा π/4 सेकंड पर क्या हुआ है। ऑप्शन आप ले लीजिए, SO2 इज मिक्स्ड, सेकंड O2 इज मिक्स्ड, थर्ड SO3 is mixed, fourth pressure is increased, fifth volume is increased, and sixth option is temperature is increased। इनमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है। 2 सेकंड के लिए सोचिएगा और कमेंट कीजिए फटाक से इसका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 में से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, जिसने थ्योरी को ढंग से समझा है वो फटाक से आंसर कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, ओके, इस सेम तरह का क्वेश्चन कल भी करा था। मैं इस ग्राफ को बार बार चेंज करूंगा, फिर से सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसका आंसर आ रहा है तनु मीणा सेकंड, निकिता यादव सेकंड। टेम्परेचर में चेंज किया है, इतना लिखने का जरूरत, ऑप्शन इनमें से लिख दीजिए ना। टेम्परेचर में चेंज किया है तो 6th आंसर टिक कर दीजिए। सेकंड स्नेहा जांगिड सेकंड, सुनील मीणा सेकंड। सेकंड के ज्यादा दीवाने हो तुम, फर्स्ट नहीं पसंद तुम्हारी। SO2 इज मिक्स्ड, अच्छा। सौरव स्वामी फर्स्ट आंसर, सेकंड। चलिए और सोच लीजिए, मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं कि सेकंड नहीं है तो कितने इसके लिए तैयार है, फटाक से लिख दीजिए। नहीं सर, सेकंड। अभिषेक यादव फर्स्ट, अच्छा सेकंड बोल दिया तो फर्स्ट पे आ गए। नहीं, मम्मी बोल दो कि मम्मी नहीं है तो आंटी मान लोगे। नहीं, अभिषेक यादव फर्स्ट। देखिए मैंने अभी सोचा नहीं है कौन सा आंसर है, जरा चेक कर लेते हैं। ये जल्दी से जो बढ़ रहा है ये SO2, O2 इज मिक्स्ड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। सेकंड ही सही आंसर है बच्चों। देखो पहली बात तो ये कि मैंने आपको बोला ये सब तो काट ही दो। ये क्यों काट दो, मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन बताया था कि जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की किसी भी एक रिएक्टेंट, और बच्चों नई बिरयानी घर आती है तो उसके सारे आइटम बदल जाते हैं ना, वैसे ही बात है, नई जगह पे वैसा ही सीन होता है। ये देख सकते हो आप, ये जिसका भी ग्राफ है, मैं फैसला करेंगे, बट ये सडन बढ़ा है, ये सबको दिख रहा है, अंधा भी देख के बता सकता है। इस पर्टिकुलर सेकंड में पूछा क्वेश्चन, आपसे पूछा π/4 सेकंड में क्या हुआ है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ किसका है, समय के साथ जो बढ़ता है वो प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, SO3। तो भैया ये तो ग्राफ हो गया SO3 का, ओके। ये दोनों ग्राफ रिएक्टेंट के हैं, रिएक्टेंट 2 है, SO2 एंड O2। डिसाइड कर लेते हैं, तरीका बता रखा है कि भैया इसके 2 पार्टिकल रिएक्शन करेंगे तो बदले में इसका एक करेगा, यानी जो ग्राफ रैपिडली डिक्रीज होगा, जल्दी से घटेगा, वो SO2 होगा। जल्दी से कौन सा घट रहा है रे, एक ही जगह से दोनों स्टार्ट हुए। देखो ये स्लोली घट रहा है, ये तेजी से घट रहा है, तो ये हुआ मेरा SO2 और ये वाला ग्राफ हुआ O2। अब तुम बताओ किसके साथ छेड़खानी हुई है, O2 के साथ। और O2 का क्या हुआ है, अचानक इंक्रीज हुआ है, तो O2 इज मिक्स्ड। अचानक कैसे इंक्रीज हो सकता है, यही तरीका हो सकता है कि भाई ये बर्तन था और इसमें बाहर से कोई लाया और O2 मिक्स कर दिया, क्लियर। इसके बाद ये क्या आगे का क्या चित्र, ऐसा कैसे घटित हुआ है, सिंपल है, सोच लीजिए कि O2 इज मिक्स्ड। जैसे ही आप O2 मिक्स करोगे, रिएक्शन कैसे बिहेव करेगी, रिएक्शन O2 को डिक्रीज करना चाहेगी, तो इसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और O2 विल डिक्रीजेज, फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट स्लोली चेंज होंगे। देखो ये भी चेंज हो रहा है स्लोली, ये भी स्लोली चेंज होके कांस्टेंट, और प्रोडक्ट जो है फिर से बढ़ेगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम आ गया। चलिए बच्चों, ऑप्शन वही है, मैं 4 सेकंड पर जो कुछ हुआ है इसको बदल रहा हूं, ठीक है। यही रिएक्शन है, क्वेश्चन बदल रहा हूं। एक बार वापस से सेम क्वेश्चन है, फिर से तैयार हो जाइएगा, जल्दी से आंसर करना है। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं 4 सेकंड के बाद का।
घटना जो भी होगी 4 सेकंड पे होगी। चलिए बच्चों, फोर सेकेंड, पाई बाई 4 सेकेंड तक का तो यही सीन है, ठीक है। ये आपका पाई बाई 4 सेकेंड है। अब देखिएगा इस पे क्या किया मैंने, इसके ऊपर जो चेंज आया वो बता रहा हूं आपको। एक बार वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये पाई बाई 4 सेकेंड है, इस पे क्या घटित हुआ है वो मैं बना रहा हूं। सबके ग्राफ सडनली डाउनफॉल हुए, ओके, सब घटे, और फिर पाई बाई 3 सेकेंड के ऊपर इक्विलिब्रियम वापस रीस्टैब्लिश होगा। तो ऐसा क्या हुआ है कि सारे अचानक घटे हैं, ठीक है। हिंट आपको दे देता हूं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन सभी की अचानक घटी है, सबकी घटी है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब प्रेशर कम हुआ है। प्रेशर कम होने पर रिएक्शन अपनी वही है। रिएक्शन कौन सी है? ट्वाइस SO2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस SO3, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ऐसा दिया हुआ है। अब सोच के बताइएगा कि पाई बाई 4 पर क्या हुआ है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, थोड़ा सोचिए, तुक्का मत मारना। पिस्टन को हिलाया है। अरे गधे, पिस्टन को हिलाया वो तो ठीक है, चलो ऑप्शन दे देता हूं। पिस्टन को हिलाया है, प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है, SO3 मिक्स किया गया है, इनमें से बताइए। जल्दी सोच के आंसर करें। फिर से सेकंड आंसर कर रहे हैं। सीता गुजर SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, गलत, कल की क्लास तुमने अटेंड नहीं करी होगी। SO3 निकाला है। जो भी कंसंट्रेशन चेंज के आंसर कर रहे हैं, सीता गुजर आप कल मौजूद नहीं थे कल की लाइव क्लास में, इसलिए ऐसा आंसर कर रहे हो। सेकंड आंसर करेक्ट है बच्चों। देखिए ये बात सही है कि कंसंट्रेशन में चेंज आया है, लेकिन इनमें से किसी भी एक को मैं मिला के सबकी कंसंट्रेशन ऑन सडन डिक्रीज नहीं कर सकता। हुआ क्या है, आप देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन ऑन सडन सभी की डिक्रीज हुई है, तो सबको मैं तो एक साथ मिक्स कर नहीं सकता। मैंने हिंट भी बोर्ड पे लिख रखा है कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। सबकी चेंज हुई है तो एक ही चीज हो सकती है कि जो बर्तन है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। जब भी बच्चों सबकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है तो मान के चलिएगा प्रेशर एंड वॉल्यूम में ही चेंज है, क्योंकि प्रेशर चेंज करने का तरीका क्या है, आप कंप्रेस कर देंगे कंटेनर को या फिर क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, सबकी कंसंट्रेशन घटी है। कंसंट्रेशन घटी कैसे, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यही तो आंसर पूछा है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कैसे रिएक्ट करेगा वो फाइनल चेक कर लेते हैं, ताकि आगे ये क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन अपन ने बनाई उसका क्लियरिफिकेशन आ जाए। अगले ने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया मतलब प्रेशर कम किया, और मैंने क्या बताया था पीछे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। हमें क्या करना है, प्रेशर, अगले ने प्रेशर कम किया है
हमें प्रेशर बढ़ाना है, एन को बढ़ाना है मतलब इधर कितने पार्टिकल है 2, इधर कितने 3, 2 का 3 करेंगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट घटेगा। देख लो, इसके बाद आगे का सीन बता रहा हूं, यहां तक तो बर्तन के वॉल्यूम के कारण हो गया, प्रोडक्ट घटेगा, देखो घट रहा है, प्रोडक्ट घट के इक्विलिब्रियम आया। रिएक्टेंट बढ़ेंगे, देख लो ये रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, और इस समय पर आकर के क्या हुआ, वापस से दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि ये तो आप जानते ही हो कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो तो आएगा, वो है तो वो आएगा, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें इक्विलिब्रियम तो 100% पुट अप होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। यहां तक की स्टोरी बच्चों बन जानते। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मिटा के वापस से देखिएगा। सेम इसी रिएक्शन पे, इसी टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, π/4 पे, ठीक है। रिएक्शन आपको दूसरी देते हैं, चलो N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, और इस रिएक्शन के लिए π/4 सेकंड पर क्या हुआ है ये पूछ लिया। ग्राफ चेंज कर देते हैं बच्चों, ग्राफ चेंज कर देते हैं। π/4 सेकंड पर ऐसा हुआ है, π/4 पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और π/3 टाइम पर वापस आया, यहां पर डिस्टर्ब हुआ और यहां पर वापस आया, इस जगह पर वापस आया। हुआ क्या है, हुआ यूं है, रिएक्शन में ये स्लोली चेंज हुआ और कांस्टेंट, ये स्लोली बढ़ा एंड कांस्टेंट, ये बढ़ा एंड कांस्टेंट, ओके, ये हुआ है। अब अगेन वही ऑप्शन है, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, थर्ड टेम्परेचर बढ़ाया और फोर्थ टेम्परेचर घटाया। सी गाइस, बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। रीजन बीइंग, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने का मतलब क्या है, बर्तन का वॉल्यूम चेंज करना, ठीक है। वॉल्यूम चेंज करोगे तो वी नो गाइस, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, अगर आप वॉल्यूम घटाओगे या बढ़ाओगे तो एक बार को सबकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, जबकि यहां किसी की कंसंट्रेशन में न तो सडन फॉल है, न ही सडन गेन है, न तो अचानक घटी है और न ही अचानक बढ़ी है, सडन चेंज नहीं है गाइस। इसका मतलब यह हुआ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो चेंज किस में है भाई जनाब, तो चेंज किस में है। देखो टेम्परेचर में हो सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन में अच्छा इनमें से किसी एक को घटा दूं बढ़ा दूं तो उसकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चेंज होती, किसी की कंसंट्रेशन में भी सडन चेंज नहीं है, अपने आप ही अचानक ही घटने लग गया और बढ़ने लग गया। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का, तो आप देखो रिएक्शन किधर गई है इस पॉइंट के बाद, प्रोडक्ट घट रहे हैं, प्रोडक्ट घट रहे हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट घट रहे हैं और रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन कौन सी है इसकी, टूट रहा है, एंडो डायरेक्शन में गई है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया है। दोबारा सोच लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक में जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाने का मतलब ये घटेगा और ये बढ़ेंगे। देख लो प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं और रिएक्टेंट घट के आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। बच्चों ये था टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अगले पे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पर अगले इफेक्ट की बात हम करते हैं बच्चों। अगला जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, और थोड़ा सा समझने वाला और दिमाग लगाने वाला है। मैं सच कहूं तो यूं कह सकता हूं कि कमजोर, जैसे होता है ना कि कमजोर दिल वालों को ये अलाउड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है, जो कमजोर दिमाग वाले हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे दिमाग में ज्यादा दिमाग लगाने से फट सकता है, तो वो इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीधा फाइनल में लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा, उस पर आ जाना। बट जिसको लगता है कि मैं दिमाग दौड़ा सकता हूं, पहले समझिएगा क्या। अगला हम बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ, कौन सा फैक्टर है, पांचवा, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
यानी आपने क्या किया, किसी एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया हुआ था, सपोज दिस इज द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड, ये अभिक्रिया है और इस पर सामने आया हुआ है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है। क्लियर गाइस? अब क्या हुआ कि ये जो बर्तन है इसमें टेम्परेचर को बिना छेड़े हुए क्या करें, हम इसके अंदर बाहर से हीलियम मिला दे, इनर्ट गैस मिला दी। यहां इनर्ट गैस का मतलब 18th ग्रुप वाली गैस से जरूरी नहीं है बच्चों, यहां कोई भी ऐसी गैस मिला दे जो इनसे रिएक्शन ना करे तो वो हमारे लिए इनर्ट गैस के लिए तौर पर ही काम करेगी। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, ये अपने को समझना है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम आया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने रिएक्शन के डब्बे का ढक्कन खोला और उसमें कोई तीसरी तवाली गैस जिसका उस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं, मतलब न तो मैंने PCl3 मिलाई, न Cl2 मिलाई, न PCl5 मिलाई, और न ही इनका कोई सगा संबंधी, मतलब न ही कोई ऐसी गैस मिलाई जो इनसे कोई रिएक्शन कर सके अंदर जाके, तीसरी गैस ही मिला दी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये गैस भी अंदर जाकर के इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है? चेक करते हैं बच्चों। एक बार सोचो जरा, PV = nRT से थोड़ा दिमाग लगा के सोचना बच्चों। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, ओके, R जन्मजात कांस्टेंट है, बच गया क्या? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एक चीज क्लियर है बच्चों, आप हीलियम को या किसी भी गैस को अंदर मिलाओगे तो इस बर्तन में जो टोटल गैस के पार्टिकल हैं, टोटल जो गैस के पार्टिकल है वो 100% क्या हो जाएंगे, वो 100% बढ़ जाएंगे। तो इनर्ट गैस मिक्सिंग का मतलब है टोटल गैस के मोल बढ़ाना, ठीक है? तो N बढ़ जाएगा। अब N बढ़ने का मतलब क्या है? P × V का मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। N बढ़ने का मतलब क्या है? P एंड V का मल्टीप्लाई बच्चों बढ़ जाएगा। अब फिर से ये बात है, तो फिर मैं अगर बोलूं कि N मिलाने से, इनर्ट गैस मिक्स करने से गैस के टोटल मोल बढ़ जाएंगे, टोटल मोल बढ़ जाएंगे मतलब P × V का मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। अब मैं एग्जैक्टली बोलूं कि P बढ़ेगा या V बढ़ेगा, तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है इनर्ट गैस दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं। एक बार इसको कांस्टेंट करके इस पे इफेक्ट देख ले, एक बार इसको कांस्टेंट करके इस पे इफेक्ट देख ले। तो इनर्ट गैस की जो मिक्सिंग है यहां से क्लियरली पता चल रहा है बच्चों, देखो दो पे इफेक्ट कर रही है। तो मैं कहूंगा कि जो इनर्ट गैस है वो दो तरीके से मिक्स होगी। तो मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस का जो मतलब हुआ वो है टोटल गैस के मोल बढ़ना, गैस के टोटल मोल बढ़ना, इतनी सी बात जानता हूं। और ये दो तरीके से मिक्स हो सकती है, एक हो गई एट कांस्टेंट T एंड P, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दूसरी हो गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्लियर गाइस? तो देखो हमारे पास क्या था, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था, मैंने यहां से प्रेशर भी अलग से कांस्टेंट कर दिया, तो क्या आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इनर्ट गैस का। यहां पर क्या हुआ, यहां भी PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, N, इस बार क्या कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, टोटल गैस के मोल बढ़ाए तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पर इक्विलिब्रियम का इफेक्ट क्या होगा, बहुत सिंपल से समझिएगा, वही होगा जो खुदाए मंजूर है। कैसे? गैस के टोटल मोल बढ़ रहे हैं, इनर्ट गैस मिलाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने पर असर कैसे होता है इक्विलिब्रियम पर, इसका हमें कैसे देखना था कि वॉल्यूम बढ़ा, इसका अर्थ हम समझेंगे प्रेशर घटा, अगले ने बाहर से प्रेशर घटा दिया, हमें प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाना है मतलब रिएक्शन को उधर लेके जाना है जिधर गैस के पार्टिकल ज्यादा होंगे, मतलब हम इसमें रिएक्शन को उधर लेके जाएंगे जिधर मतलब रिएक्शन के गैसियस पार्टिकल स्टोइकियोमेट्री में गैस पार्टिकल ज्यादा होंगे, उधर जाएंगे।
क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, प्रेशर घटना, और अगले ने बाहर से प्रेशर घटा दिया, हमें प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाना है मतलब रिएक्शन को उधर ले जाना है जिधर गैस के पार्टिकल ज्यादा हैं। जैसे मैं बोलूं अगर रिएक्शन ये है PCl3 + Cl2 कन्वर्टिंग इनटू PCl5, तो इसके अंदर अगर मैंने इनर्ट गैस मिला दी तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि इधर गैस का पार्टिकल कितना, 1, इधर कितने, 2, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसका इफेक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाने का इफेक्ट वही होता है बच्चों जो हम इनजेन्युइन सोचते हैं। बट मजे की बात तो तब है कि जब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी आप अगर सोचें तो वैसे ही सोच लेना चाहिए क्या, कि गैस के टोटल मोल मिलाए, गैस के टोटल मोल मिलाने पर टोटल प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम किधर जाता है, जिधर गैस के पार्टिकल कम हो, क्योंकि बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, हमें प्रेशर कम करना है तो उधर भेजना पड़ेगा जिधर गैस के पार्टिकल कम हो। लेकिन देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं अजीब सी बात लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब कांस्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं समझा देता हूं, बट उसके बाद भी ध्यान रखना है, नहीं होगा। रिजल्ट आपके सामने है, कैसे आया बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। जैसे मैंने ये रिएक्शन ली, ट्वाइस SO2 + O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस SO3, ठीक, ये कोई रिएक्शन बंद कंटेनर में हो रही है, मैंने इसमें हीलियम मिक्स कर दी। किस पे मिक्स करी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब बर्तन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब बर्तन कैसा है बच्चों, जो बर्तन है इसके बारे में एक बात करना चाहूंगा, क्लोज एंड रिजिड। समझना, जब ये दो शब्द यूज करें, क्लोज एंड रिजिड, बंद एवं दृढ़ पात्र, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है। क्या मतलब, इधर देखो, ये देखो, ये एक पिस्टन है, ठीक है, यहां पिस्टन लगा हुआ जीरो फ्रैक्शन वाला। क्या कहोगे आप इस बर्तन के बारे में, बर्तन कैसा है, क्लोज है, चारों बाउंड्री क्लोज है, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है, नो गाइस। कैसे, यहां अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इस बर्तन के अंदर का वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट और इट इज ए वेरिएबल। तो एक बात तो बच्चों दिमाग में ये चीज हटा लेना कि क्लोज कंटेनर का मतलब हमेशा वॉल्यूम फिक्स होता, नो, क्लोज कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लेकिन जब क्लोज के साथ दे दिया रिजिड, रिजिड का मतलब यह है कि इसकी चारों दीवारें रिजिड है, फर्म है, सॉलिड है, अपनी जगह से हिल नहीं सकती। अगर ऐसा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिलहाल मैं क्या ले रहा हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट ही ले रहा हूं बच्चों। इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को एक ऐसे कंटेनर में कराना है जो क्या होना चाहिए, क्लोज एंड रिजिड, मतलब बर्तन का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो फिर क्या करेगी देखना इसमें इनर्ट गैस आकर के, इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आप यहां पर यह भी देखिएगा कि जब भी हम पढ़ते हैं, बात फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं करते, जनरल बात करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं कि प्रेशर चेंज हुआ तो प्रेशर दो तरीके से चेंज हो सकता है। देखना कैसे बच्चों, सारी बातें PV = nRT बताती है बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या है, देखो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, 3 एंटिटी बची। मुझे प्रेशर बढ़ाना है, दो तरीका है, एक तो यह कि मैं बर्तन में गैस उतनी रख रहा हूं, N भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट। तो अगर मैंने N भी कांस्टेंट रख दिया तब तो सिंपल ही है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट बच्चों अगर मैं V कांस्टेंट रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यानी मैं यहां से, आप बहुत छोटी सी बात देखिएगा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, R वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर को दो चीजें वेरी करती है। प्रेशर को चेंज करने के लिए दो चीजें होती है, क्या, या तो V चेंज करके P चेंज कर दो, या N चेंज करके। हमने इस बार क्या किया है, V चेंज नहीं किया है। तो देखो आपने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, फिर से देखिएगा,
फिर से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, बर्तन फिक्स है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, PV इज इक्वल टू nRT से T कांस्टेंट, क्योंकि देख लो ये रहा, ठीक है, R कांस्टेंट, R तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और V कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाना है। तो मेरे पास सीन क्या आया, मेरे पास आया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब बाहर से आप इनर्ट गैस मिलाओगे तो प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यही सीखा आपने, टोटल बाहर से इनर्ट गैस मिलाओगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब प्रेशर चेंज हो जाएगा ऐसा मैं बोल रहा हूं, और मैं साथ में मैंने ये भी लिखा बच्चों, क्या लिखा देखो, मैंने लिखा प्रेशर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्या लिखा देखो, कितनी खतरनाक बात लिखी है, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूं, दोगली बात, बड़ी दोगली बात कर रहा हूं बच्चों, क्या कि प्रेशर तो चेंज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। और अभी 10 मिनट पहले मैं ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैस के पार्टिकल कम हो, और अभी मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बट इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज। क्या लफड़ा क्या है, बात समझिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, जब अपन इनर्ट गैस मिला के, मैंने क्या बोला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N में N टोटल मिला के P टोटल आपने मिलाया तो बिल्कुल सही है, टोटल प्रेशर चेंज हो जाता है। बट बच्चों गैसियस रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, गैसियस रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो ये जो प्रेशर है ना, ये टोटल कंटेनर का प्रेशर नहीं होता, ये होता है कंसंट्रेशन। और प्रेशर के रूप में किसी भी गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम पर क्या कांस्टेंट होता है, बात ध्यान से सुनना, ये चीज कांस्टेंट होती है। व्हाट इज दिस, दिस इज ए कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास में भी लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। और कंसंट्रेशन हमारा प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं होता बच्चों, कंसंट्रेशन होता पार्शियल प्रेशर। एंड आई विल प्रूव हियर ओनली कि इस रिएक्शन के दौरान जब मैंने इनर्ट गैस बाहर से मिलाई तो टोटल प्रेशर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनमें से किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, बोले तो पार्शियल प्रेशर है, वो चेंज नहीं होगा। कैसे, जरा चेक कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन है, वो चेंज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर, जैसे बच्चों मैं SO2 का लूं, किसी का भी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ से उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ उसका बटे सबका, मोल ऑफ SO2 इनटू टोटल मोल इनटू यहां टोटल प्रेशर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों इनर्ट गैस मिक्सिंग में मैं क्या कर रहा हूं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, आपने बाहर से हीलियम मिला के टोटल गैस के पार्टिकल डबल कर दिए तो प्रेशर भी डबल हो गया। मान लीजिए आपने इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में देखिए आपने क्या किया, इसको डबल कर दिया बढ़ा के, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये भी डबल हो जाएगा। ये बढ़ाया वो भी बढ़ जाएगा, फॉर्मूले में दोनों ऊपर नीचे हैं, 2 से 2 कट। यानी आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया, टोटल गैस के मोल बढ़े तो टोटल प्रेशर बढ़ा, लेकिन ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बताओ मुझे PSO2 चेंज हुआ क्या? और किसी का भी ले लीजिए आप, किसी का भी लोगे, जैसे मैं लूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्या लिखूंगा, मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये 3 गुना हो गया, ये भी 3 गुना हो जाएगा, कट। PO2 क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी एक इक्विलिब्रियम पर आप बाहर से किसी गैस को मिला के इसकी टोटल प्रेशर तो चेंज कर सकते हो, बट पार्शियल प्रेशर जो कि इनकी कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होगी। एंड गाइस हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन जो होती है, अगर ये चेंज नहीं हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा तो 100% रीस्टैब्लिश भी नहीं होगा। इसलिए बच्चों मैंने क्या बोला, वापस से बोलता हूं, देखिए मैंने ये लिखा, क्या लिखा
कि अगर आप इनर्ट गैस मिलाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इनर्ट गैस बढ़ाने से टोटल प्रेशर बढ़ता है, बट इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि टोटल प्रेशर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक्चुअली हमें आपत्ति है किससे बच्चों? कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन हमारा होता है पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सस्टेन्ड, इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, और आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मतलब ये हुआ बच्चों, अगर अगला क्वेश्चन आपसे कहे कि इनर्ट गैस कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिला रहा है, तो कान खड़े हो जाने चाहिए, इक्विलिब्रियम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर अगला इनर्ट गैस कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे मिला रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि पीछे अपने फैसला किया था वैसा ही हो जाएगा। ओके बच्चों, यहां तक लिए सोचेगा, 2 मिनट बाद क्लास में वापस रिज्यूम होते हैं अपन। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया, बहुत है। उस टाइम 10 मिनट और लेंगे। कहाँ पर हो अभी? अरे कमीनों, घर से बाहर रिस्क लेके आ रहे हूँ, तुम्हारे चक्कर में दिखता नहीं है, पेन टेप से पढ़ते नहीं हो तुम। ये लो, तुम्हारे को मैसेज कर देता हूँ, कमीनों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लास्ट इफेक्ट अपने को पढ़ना है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम के ऊपर लास्ट इफेक्ट अपने को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की कोई रिएक्शन है, लास्ट जो भी 5-6 नंबर का जो भी है, उसके ऊपर उसके बारे में अपने को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेंस, कितना फर्क पड़ेगा और एग्जैक्टली क्या होगा, बात सुनिएगा। कैटलिस्ट क्या करता है? हम सभी जानते हैं कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। देखो, ये किसी रिएक्शन का प्रोग्रेस है। कैन यू टेल मी, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? लास्ट एंड नीचे आ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोग्रेस है। ये नॉर्मल रिएक्शन का प्रोग्रेस है, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में हुआ। अब क्या होगा अगर हम कैटलिस्ट लेंगे? कैटलिस्ट एग्जैक्टली रिएक्शन के साथ करता क्या है बच्चों? रिएक्शन के क्या क्या नहीं बदलता, पहले ध्यान से सुनना। रिएक्टेंट इसकी एंथैल्पी को नहीं बदलता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैटलिस्ट प्रोडक्ट की एंथैल्पी को नहीं बदलता, और इन दोनों का जो डिफरेंस था बच्चों, उसको डेल्टा एच अपन ने बोला था, ये नहीं बदलता। यानी रिएक्शन के किसी भी फिजिकल पैरामीटर को कैटलिस्ट नहीं बदलता। ओके, करता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन होने के अंदाज को बदल देता है, उसकी मैकेनिज्म को बदल देता है। और मैंने बोला तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को उस दिशा में संपन्न कराता है कि रिएक्शन में टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब रिएक्शन को घुमा के ऐसे रास्ते से लेके जाता है
कि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। मैंने पीछे भी बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा। मारवाड़ी में बताऊं तो इस पहाड़ को छोटा कर देगा, सिंपल बात, देसी भाषा में ऐसा कर देगा। ऐसा करने से दो चीजें डिक्रीज हुई बच्चों। ये टोटल एनर्जी क्या थी रे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पहाड़ छोटा करने से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई, और इनका जो डिफरेंस था रे, ये क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये भी डिक्रीज हो गई। मतलब कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, जिससे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है, शुरू में ही मिला दिया रिएक्शन के दौरान, तो देखो क्या था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, ये बैकवर्ड की रेट है। फॉरवर्ड की रेट समय के साथ घटती है, बैकवर्ड की बढ़ती है। ऐसे पहले अपन ने जाना, और जैसे ही दोनों बराबर हो जाती है इक्विलिब्रियम आ जाता है, दैट्स इट। अब अगर मैंने कैटलिस्ट नहीं मिलाया, तब तो देखो ऐसे आया, समझना बात को, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, और टाइम लगा इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश होने में, मान लीजिए 20 सेकंड। अब मैंने रिएक्शन की शुरुआत में ही मान लीजिए कैटलिस्ट मिला दिया, देन यू नो कैटलिस्ट बोला, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मानोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, देन व्हाट विल हैपन? ये फटाक से घटेगा, ये जल्दी से बढ़ेगा और जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी टाइम रिक्वायर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल डिक्रीजेस, बट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट लूं तो नेगेटिव वाला क्या करेगा? इस पहाड़ को और बड़ा कर देगा। ऐसा हुआ। ये जो येलो वाला है, ये मेरे पास है विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो है छोटे पहाड़ वाला, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये जो बड़ा पहाड़ है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ है। तो इन दोनों ने क्या किया? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया। उसे हुआ क्या? घटित क्या हुआ? उसे घटित क्या हुआ बता देते। घटित क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये टाइम है और ये रेट है, ठीक है। बिना कैटलिस्ट के इस तरीके से ये घटी, बैकवर्ड वाली रेट बढ़ी, और जहां दोनों बराबर हुई वहां इक्विलिब्रियम आ गया। ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब अगर मैं कैटलिस्ट ले लूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड की रेट को जल्दी जल्दी घटाएगा, बैकवर्ड की रेट को जल्दी जल्दी बढ़ाएगा, और सेम उसी जगह इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब पहले इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश होने में इतना टाइम लगा जब कैटलिस्ट नहीं था, अब अपने को टाइम कितना लगा? कम हो गया। अगर कैटलिस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन को और ज्यादा स्लो कर देगा, और ज्यादा स्लो कर देगा, और इक्विलिब्रियम को आने में और ज्यादा टाइम लगाएगा। दैट्स इट। लेकिन बच्चों, अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है और अब उसके अंदर कैटलिस्ट आपने मिला दिया, अब आपने कैटलिस्ट मिला दिया, तो क्या होगा? पहले से अगर इक्विलिब्रियम आया हुआ है और उसमें अगर आपने कैटलिस्ट मिला दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इक्विलिब्रियम को आने में लगने वाले समय को कम ज्यादा करता है। लेकिन अगर पहले से इक्विलिब्रियम आया, शुरू में आप मिलाना भूल गए, इक्विलिब्रियम आ गया, अब आप इक्विलिब्रियम मिला रहे हो, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल बात में क्या बोलूंगा? इफ इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन catalyst is mixed at initial phase, then it can be changes the time requirement for the establishment of equilibrium, but in established equilibria there is no effect of catalyst। मतलब एक अभिक्रिया के शुरुआत में अगर आपने कैटलिस्ट मिला दिया तो साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के शुरुआत में नहीं मिलाया, साम्य आने के बाद मिलाया है, तो इसका मतलब अब उस साम्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों, ये ली चटलियर प्रिंसिपल की सारी बातें थी,